हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने करंट अफेयर्स में जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, भारत में फॉर्म 7 विवाद और मतदाता सूची में संशोधन। जैसा कि अभी बहुत सारे राज्यों में एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन चल रहा है, जिसके तहत जो है मतदाता सूची में सुधार का काम किया जाता है। इसी के तहत जो है फॉर्म 7 को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल को लेकर बहुत सारी चिंताएं सामने आई है और कथित तौर पे जो है बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे वोटरों का नाम जो है वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं इसके तहत। तो इसी आलोक में हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे कि वोटर रोल और उसके महत्व का क्या महत्व है, और साथ ही हम वो फॉर्म 7 और उसके लीगल फ्रेमवर्क को भी समझेंगे तथा ये भी समझने की कोशिश करेंगे फॉर्म 7 का विवाद का क्या स्वरूप है। और इन्हीं सब बिंदुओं पर हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी आपके लिए यूजफुल भी होने वाला है, और यह एक पॉलिटी का टॉपिक है। तो कृपया करके शुरू से अंत तक इसमें आप बने रहिएगा। शुरू करता हूं यह टॉपिक आपके लिए। देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैं बताया कि संदर्भ समझ लेते हैं, खबर क्या है। वोटर लिस्ट में चल रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के दौरान फॉर्म 17 एप्लीकेशन में कथित गलत इस्तेमाल को लेकर चिंताएं सामने आई है, जिससे कई राज्यों में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसी को खबर को लेकर ये टॉपिक मैं बनाया हूं, और जो बड़े पैमाने पर जो वोटरों का जो नाम हटाया गया है, इस वजह से काफ़ी चिंताएं उत्पन्न हो गई। और फॉर्म 7 जो इसमें एक प्रक्रिया है, आगे हम समझेंगे कि फॉर्म 7 का क्या महत्व है, वोटर रोल में उसका क्या महत्व है, फॉर्म 7 का जो है क्या लेकर लीगल फ्रेमवर्क है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो हम समझते हैं आगे कि वोटर रोल और भारतीय लोकतंत्र में उसका क्या अहमियत है या क्या महत्व है। देखिए, वोटर रोल भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव है, जो यह पक्का करती है कि हर योग्य नागरिक को वोट देने का अधिकार है। हर वो नागरिक यानी जो 18 साल से अधिक उम्र का है, वो वोट देने का वो अधिकारी है, अगर वो भारत का नागरिक है। तो ये वोटर रोल ही उस चीज को निर्धारित करता है, और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये बनाया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 के तहत तैयार और अपडेट की गई इन रोल में समय समय पर नए वोटरों को शामिल करने और अयोग्य एंट्री हटाने के लिए बदलाव किए जाते हैं। चुनावों की विश्वसनीयता इस प्रक्रिया की सटीकता, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। ठीक है, बड़े पैमाने पर कोई भी गलती हेरफेर सीधे राजनीतिक प्रतिनिधित्व और चुनावी सिस्टम में वोटर के भरोसे पर असर डाल सकती है। तो कुल मिला जुला के इसके महत्व को आप समझे कि वोटर रोल का क्या महत्व है। वोटर रोल को समय समय पर संशोधन किया जाता है, उसमें नए वोटरों के नाम शामिल किए जाते हैं और वैसे वोटरों के नाम हटाए जाते हैं जो किसी कारणवश, जैसे इसमें एक है कि अगर वो वोटर की मृत्यु हो गई है तो वो इसमें चेकिंग के दौरान होता है कि भाई वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाया जाए। और भी कई कारण हैं, कई बिंदु है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो अगर बड़े पैमाने पर अगर कोई गलती होती है तो कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र में जो नागरिकों का विश्वास है वो कमजोर होता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है और ये इसकी अहमियत भी है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म 7 और उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, क्योंकि इसमें यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, फॉर्म 7 एक कानूनी तरीका है जिसका इस्तेमाल वोटर रोल में किसी व्यक्ति का नाम शामिल होने पर आपत्ति जताने के लिए किया जाता है। इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960 के तहत मौत, एंट्रीज का डुप्लीकेशन, रहने की जगह का बदलना, उम्र की वजह से अयोग्य होना या नागरिकता न होने जैसी खास वजहों से आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। ये फॉर्म 7 में इन्हीं आधारों पर आपत्तियां उठाई जा सकती है और इन्हीं आधारों पर किसी के नाम को वोटर रोल से हटाया जा सकता है। फॉर्म 7 का ये रोल है, जिसके तहत आप समझ पा रहे हैं किसी की मृत्यु, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। एंट्रीज का डुप्लीकेशन, मान लीजिए कि बहुत लोगों का 2 जगह पे वोटर रोलों में नाम होता है। जैसे मान लीजिए कि वो दिल्ली में भी उसका नाम है अंकित और वो बिहार का रहने वाला है तो बिहार में भी उसका नाम अंकित है, तो इसको डुप्लीकेशन कहते हैं। तो इस चीज की भी आइडेंटिफाई अगर होती है तो फॉर्म 7 में उसका निर्धारण किया जाता है और फॉर्म 7 के तहत उसका नाम हटाया जा सकता है। पहले आपत्तियां सिर्फ उसी पोलिंग बूथ के वोटर ही उठा सकते थे। हालांकि 2022 के बाद एक बदलाव ने इसका दायरा बढ़ा दिया, जिससे एक चुनाव क्षेत्र का कोई भी वोटर आपत्तियां दर्ज करा सकता है। ठीक है, पहले यह नियम था, अब जो है इसमें थोड़ा बदलाव आ गया। हालांकि इसका मकसद रोल की सटीकता में सुधार करना था, लेकिन इस बदलाव के गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ गया है। जो बदलाव किया गया 2022 से, पहले क्या था कि आपत्ति उसी पोलिंग बूथ के वोटर ही उठा सकते थे। अब क्या है कि 2022 के बदलाव ने इसका दायरा बढ़ाया, जिससे एक चुनाव क्षेत्र के कोई भी वोटर आपत्ति दर्ज कर सकता है। मान लीजिए कि किसी विधानसभा क्षेत्र के किसी वोटर को आपत्ति है कि इसका नाम नहीं होना चाहिए, तो फॉर्म 7 में वो जाकर
आपत्ति वो उठा सकता है। पहले था कि उस पर्टिकुलर उस पोलिंग बूथ का ही कोई वोटर आपत्ति दर्ज करा सकता था, लेकिन अब पूरे चुनाव क्षेत्र में ये नियम लागू हो गया। हालांकि इसका, जैसा कि बताया जा रहा है कि हालांकि इसका मकसद था रोल की सटीकता में सुधार करना था, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करने को लेकर भी जो है सवाल उठ रहे हैं। गलत इस्तेमाल रोकने के लिए नियमों में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसर्स द्वारा वेरिफिकेशन जरूरी किया गया है, खासकर तब जब कोई व्यक्ति 5 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराता है। ये वेरिफिकेशन भी कर सकता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ERO इसको कहते हैं। तो यही इसका वेरिफिकेशन करता है कि जो आपत्ति दर्ज कराई गई है वो सही है कि नहीं। अगर आपत्ति 5 से अधिक आधारों पर दर्ज कराई गई है तो उस पे वो इसमें चेक कर सकता है, इसका निर्धारण कर सकता है। अब देखिए वोटर रोल का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन। स्पेशल मतलब SIR भी समझ लीजिए, इसको भी आपको समझना चाहिए। इसको कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एक बड़ा काम है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर रोल को अपडेट करने के लिए करता है। ठीक है, अभी चल रहे SIR दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दूसरे कई इलाकों के करीब 51 करोड़ वोटर शामिल हुए हैं। यह रिवीजन एक छोटी टाइमलाइन पर होता है जिसमें गिनती के फॉर्म, आपत्तियां, बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा वेरिफिकेशन और रोल के फाइनल पब्लिकेशन से पहले सुनवाई शामिल है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है जो समय समय पर चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। अब देखिए फॉर्म 7 विवाद का क्या स्वरूप है। यह विवाद फॉर्म 7 पर एप्लीकेशन की एक साथ फाइलिंग पर है जो कथित तौर पर संबंधित वोटर्स की जानकारी या सहमति के बिना किया गया। विपक्षी पार्टियों ने ऑर्गेनाइज एक्टर्स पर आरोप लगाया है कि वे योग्य वोटरों के नाम सिस्टमेटिक तरीके से हटाने के लिए फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे चुनावी प्रोसेस में गड़बड़ी हो रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में रिपोर्ट्स में ऐसे मामले सामने आए जहां लोगों ने दावा किया है कि उनके नाम फॉर्म 7 एप्लीकेशन उनकी भागीदारी के बिना जमा किए गए थे। इससे इंप्रेशंस प्रोसेस में चूक और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई है। कुल मिला के ये कहना है कि जो फॉर्म 7 को लेकर जो विवाद का स्वरूप है यही है, और इस पे जो विपक्षी पार्टियां जो है इस पे सवाल उठा रही है। और साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स भी सामने आए हैं कि फॉर्म 7 को बिना वोटर के भागीदारी के ही जमा कर दिया गया। तो इन सारे चीजों पर चेक करना जरूरी है, इन सारे चीजों का निरीक्षण करना जरूरी है अगर इस तरह की आपत्ति दर्ज कराई जा रही है तो। अब देखिए वोटर डिलीट करने का पैमाना क्या है। हालांकि ये टफ है बहुत, किसी भी वोटर का नाम रोल से डिलीट करना एक टफ पैमाना है, एक उसमें काफी रूल है। तो उस रूल को भी हम लोग समझते हैं कि क्या है। देखिए SIR के दौरान जारी किए गए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के अनुसार 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 6.5 करोड़ वोटर रोल से हटा दिए गए। इस डिलीटेशन से प्रभावित इलाकों में कुल वोटर लगभग 51 करोड़ से घटकर 44.4 करोड़ हो गए हैं। हटाए गए वोटरों को ASD यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, जो कैटेगरी है इन्हीं तीनों कैटेगरी में रखा गया है। या तो बहुत साल से वो एब्सेंट है, वो चुनाव में वोट नहीं देता है जहां भी उसका नाम अंकित है। इसके अलावा जो है शिफ्ट हो गया है कहीं इस वजह से भी, या फिर डेड या डुप्लीकेशन को भी मर गया है, या 2 जगह उनका नाम है। इन सारे वजहों को उसमें नाम बताया गया है, वजहों को बताया गया है हटाने के लिए। सबसे ज्यादा डिलीटेशन उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट्स किए गए, उसके बाद तमिलनाडु और गुजरात का नंबर आता है। आलोचकों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर डिलीटेशन और टाइट रिवीजन शेड्यूल, वेरिफिकेशन और शिकायत सुलझाने के लिए तरीकों का काफी होने पर सवाल उठते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन प्रोसेस और सेफ गार्ड क्या है। एक बार फॉर्म 7 एप्लीकेशन जमा हो जाने के बाद बूथ लेवल ऑफिसर को फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है। कथित मौत के मामलों में पड़ोसियों से कंफर्मेशन और डेथ सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो ऐसे नहीं वो लिख सकता है कि फला व्यक्ति मर गए, उसमें उस व्यक्ति की अगर मौत हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट हो, या फिर अगल बगल पड़ोसियों से वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है कि फला व्यक्ति जिंदा या मर गया है, तो उसी आधार पर जो है वहां से नाम डिलीट किया जा सकता है। अगर किसी वोटर के एब्सेंट होने की रिपोर्ट आती है तो BLO को दूसरी जगह जाने की पुष्टि के लिए कई बार विजिट करनी पड़ती है। जिन वोटरों पर असर पड़ा है उन्हें फाइनल डिलीटेशन से पहले नोटिस मिलने और हियरिंग में शामिल होने का हक है। ठीक है, ERO के फैसलों के खिलाफ अपील रोल पब्लिकेशन के 15 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास फाइल की जा सकती है। इन सेफ गार्ड के बावजूद समय के दबाव में इन्हें असरदार तरीके से लागू करने के लेकर
चिंताएं बढ़ी हुई है। जो 15 दिन का समय है, टाइम लाइन है, वो बहुत ही कम है। जनरली लोग जो है इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। तो इसमें इस प्रक्रिया के बाद जब तक डीएम तक कहेंगे अप्लाई करेंगे तब तक तो नाम डिलीट हो जा रहा है। तो इन सारे प्रक्रिया में जो लेकर है, जो समय को लेकर जो दबाव है, उन दबाव को लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर चिंताएं बनी हुई है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारत का नागरिक अगर है तो उसको वोट देने का पूरा अधिकार है। चिंताएं और आगे का रास्ता इसमें क्या हो सकता है, यानी समाधान क्या हो सकता है। देखिए, चिंता है इस विवाद की जड़ में वोटरों के वोट देने के अधिकार से वंचित होने का खतरा है, खासकर पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के बीच। होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं इतने जागरूक भी नहीं होते हैं कि नाम जो है वहां से हटाया गया, उनको पता भी नहीं होता है, और जागरूकता भी बहुत बड़ी इसमें होता है, और उनके वोटिंग राइट को छीना जा सकता है। यह सबसे बड़ा चिंता की बात है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 32 के तहत फॉर्म 7 के तहत गलत जानकारी देना एक सजा वाला अपराध है। ठीक है। एक्सपर्ट का सुझाव है कि बल्क एप्लीकेशन की ज्यादा सख्ती से जांच की जाए, डिजिटल ट्रैकिंग बेहतर की जाए, वेरिफिकेशन में ज्यादा समय लगे और चुनावी बदलाव की प्रक्रिया में भरोसा सा वापस लाने के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जाए। वेरिफिकेशन में ज्यादा समय लगे, ये एक बेहतर है। ट्रैकिंग भी किया जाए उसका, वेरिफिकेशन जब किया जा रहा है तो उसमें टाइमलाइन को बढ़ाया जाना चाहिए, साथ ही साथ जो है पुनः एप्लीकेशन देने का जो समय है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, तब अगर सही तरीके से सटीक हो जाता है कि हाँ उनके इन आधारों पे उनका नाम हटाया जाए तो फिर हटाया जाए। लेकिन अगर नियमों में किसी का लीप होल है, किसी गलत इस्तेमाल हो रहा है फॉर्म 7 का, तो उसको गवर्नमेंट को चेक किया जाना चाहिए कि अगर इस तरीके से वोटरों का नाम टारगेटेड करके हटाया जा रहा है तो वो गलत है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बिल्कुल हर चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए, और ये हमको संविधान इस चीज का राइट देता है कि अगर भारत का नागरिक है तो वोट देने का अधिकारी है। सीधी सी बात। तो कहने का मतलब है कि इलेक्टोरल रोल की सटीकता और वोटर की सुरक्षा के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। कि आपको तो एक तरफ लोकतंत्र कायम रखने के लिए इलेक्टोरल रोल जो है उसमें सटीकता भी होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है वोटर की सुरक्षा यानी वोटरों के नाम की सुरक्षा के बीच तालमेल भी होना चाहिए, समन्वय भी होना चाहिए। भाई वोटर लिस्ट को भी हमको मेंटेन करना है, वोटरों की सुरक्षा भी करनी है। ये दोनों में तालमेल बेहतर होगा तभी जाके हम सही तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर लागू कर पाएंगे, जो कि हमारे संविधान का लक्ष्य भी है, और इसी उदात्त लक्ष्य के साथ हमारे संविधान को बनाया गया था। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी टॉपिक में। कृपया चैनल को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप जो है इसको चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।